अकाउंटिंग रेशियोज टीएस ग्रेवल का क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ से क्वेश्चन की थोड़ी सी स्टाइल चेंज हो रही है, हमें सिर्फ रीजन बताते हुए बताना है कि करंट रेशियो इंप्रूव होगा, डिक्लाइन होगा या नो चेंज होगा। तो क्वेश्चन है क्या, स्टेट गिविंग रीजन वेदर द करंट रेशियो विल इंप्रूव और डिक्लाइन or will have no effect in each of the following transactions if current ratio is 2:1. Cash paid to trade payables, bills payable discharge, bills payable endorsed to a creditor, etc etc। अलग अलग केसेस इसके अंदर देके रखे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें 9 केसेस हैं टोटल, और उसने हमको ये सिर्फ इतना बताया है कि करंट रेशियो की वैल्यू 2:1 है, ठीक है। फिर उसने हमको अलग अलग वैल्यूज देके रखी है। इस टाइप का जब भी अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि एक करंट रेशियो के अकॉर्डिंगली एक वैल्यू करंट एसेट के अज्यूम कर लीजिएगा और एक वैल्यू करंट लायबिलिटी के अज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो ट्रांजैक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सारे ट्रांजैक्शंस का इंपैक्ट देख लीजिएगा कि भाई इनका अल्टीमेटली इंपैक्ट होता क्या है, ठीक है। तो चलिए मैं केस ए लेकर के चलता हूँ। उसमें सबसे पहले मेरा है केस ए, ठीक है, ए ले लिया। अब मेरा फॉर्मूला क्या है, करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब करंट रेशो मेरा 2:1 दिया हुआ है, फाइन। और अब मुझे कोई एक वैल्यू करंट एसेट की लेना पड़ेगी, कोई एक वैल्यू करंट लायबिलिटी की लेना पड़ेगी। देखिए इसमें मैक्सिमम स्टार्टिंग के जो 7 केसेस हैं उसके अंदर तो कोई वैल्यू गिवन नहीं हुआ, हमको वो भी वैल्यू अज्यूम करनी है, लेकिन नीचे की वैल्यू गिवन एक 50, 40,000, 60,000 ऐसा है। तो मैं इसको लैक्स में ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। 2:1 बनाना है तो अगर मेरी लेट द वैल्यू ऑफ CL इज इक्वल्स टू ₹1 लाख एंड CA इज इक्वल्स टू ₹2 लाख। 2:1 दे के रखा है ना साहब। चलिए तो अब मैं इसको कैसे बिठाऊंगा, देखिए इसमें मैं सबसे पहले लूँगा 2 लाख अपॉन 1 लाख। तो ये तो अभी क्या बन रहा है, एट प्रेजेंट इट इज़ 2:1। इसने बोला है केस ए बोलता है कैश पे टू ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स को आपको कैश पे करना है साहब। चलिए करते हैं। ट्रेड पेबल्स के पेमेंट से क्या होगा, अच्छा ट्रेड पेबल्स कितने पेमेंट करते हैं ये भी तो देखना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पर हमने जब ये वैल्यू अज्यूम की है तो आप कोई एक वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, 30, 40, 50 वॉट एवर, इनसे छोटी वैल्यू होना चाहिए उसमें, ठीक है। कैश पे टू ट्रेड पेबल्स, जैसे ही ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करूंगा तो मेरा ट्रेड पेबल्स कम हो जाएगा। लेट सपोज मैं लेता हूँ उसमें 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो 50,000 ले लिया मैंने, और पेमेंट कैसे होगा, इन फॉर्म ऑफ कैश। तो मेरी करंट एसेट भी 50,000 रुपीज़ से कम हो जाएगी। तो मेरा नया बन जाएगा ये 2 लाख माइनस 50 इज़ वॉट 1,50,000, और 1,50,000 माइनस 50 इज़ वॉट 50,000, ठीक है। तो ये 4 0 से 4 0, 5 3 3:1। ओरिजिनल क्या था 2:1, अभी कितना है 3:1। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा करंट रेशो विल वॉट इम्प्रूव, ये मेरा इम्प्रूव हो जाएगा। केस 2 बिल्स पेबल डिस्चार्ज। तो चलिए मैं केस 2 पर आता हूँ। तो केस बी वही लेता हूँ, उसमें 2 लाख करंट एसेट ले लेता हूँ और 1 लाख किसकी वैल्यू ले लेता हूँ, करंट लायबिलिटी। अब ये बोल रहा है कि बिल्स पेबल को डिस्चार्ज करना है। बिल्स पेबल डिस्चार्ज करना मीन्स आपने एक बिल एक्सेप्ट किया था, अब उसका रीपेमेंट का टाइम हो गया ना। बिल पेबल डिस्चार्ज होगा मीन्स उसका पेमेंट करना है। बिल पेबल इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड पेबल विच इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी। मान लीजिए मैं इसको जो भी 20,000 वैल्यू ले लेता हूँ, चलिए ठीक है। और डिस्चार्ज कैसे होगा, बाय मेकिंग पेमेंट इन कैश। तो कैश भी हमारा कम हो जाएगा, और कैश इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विच इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, करंट एसेट, ठीक है। तो ये देखिए ये से ये दोनों जगह से माइनस होगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 1,80,000 और दिस विल बिकम व्हाट 80,000, ठीक है। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इज इक्वल्स टू 2.25। अगेन करंट रेशो विल व्हाट इम्प्रूव। इस केस के अंदर भी करंट रेशो मेरा इम्प्रूव हो जाएगा। केस 3 बोल रहा है बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर, वेरी नाइस, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल जो क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर दिया गया, ठीक है। तो केस सी की अगर हम बात करें, पहले करंट रेशो, करंट एसेट तो उतनी रखूंगा कितनी, 2 लाख रुपीस की। करंट लायबिलिटी भी मेरी कितनी रहेगी, 1 लाख रुपीस की ही रहेगी। अब यहाँ पर हम इसका जो भी ट्रांजैक्शन है वो देखते हैं। बोल रहा है बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर। हमने बिल्स रिसीवेबल, एक हमारा बीआर था, उस बीआर को हमने क्या कर दिया, क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया। क्रेडिटर को एंडोर्स करने, अब आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज में, वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज क्लास 11 के सिलेबस से हट गया। एंडोर्समेंट का मीनिंग होता है कि आपके पास जो बिल ऑफ एक्सचेंज था, बिल्स रिसीवेबल था, वो आपने अपने किसी क्रेडिटर को दे दिया, ठीक है। तो जैसे ही आप देंगे तो आपके पास से बीआर कम हो जाएगा। बीआर इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, ट्रेड रिसीवेबल्स।
ट्रेड रिसीवेबल इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, तो इसका मतलब मेरी करंट एसेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ मैं, चलिए मान लो 30,000, तो ये मेरी 30,000 रुपीज़ से करंट एसेट डिक्रीज हो गई। ठीक है, बढ़िया है। अब मैंने ये किसको एंडोर्स कर दिया है, क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर दिया है, तो मेरे क्रेडिटर्स भी अल्टीमेटली कम हो जाएंगे। कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है मींस नाउ इट इज अ अनपेड डिविडेंड का पार्ट हो गया। अनपेड डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। तो हमने उस डिविडेंड को जब पे किया तो वो ऑलरेडी उसमें क्लियरली मेंशन किया ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, मतलब वो करंट लायबिलिटी का पार्ट था, अनक्लेम डिविडेंड में था अदर करंट लायबिलिटीज में। तो मान लीजिए 50,000 का, तो हमने 50,000 का पेमेंट कर दिया। जैसे ही 50,000 का पेमेंट किया तो मेरी अनक्लेम डिविडेंड मतलब अनपेड डिविडेंड सॉरी जो है वो मेरा मतलब करंट लायबिलिटी को कम कर दिया, और पेमेंट हुआ है तो अगेन करंट एसेट विल आल्सो डिक्रीज। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,50,000 ऊपर और 50,000 बेसिकली हमारी नीचे, 4 0 से 4 0, तो ये बन जाएगा मेरा 3:1। अगेन माय करंट रेशो विल इम्प्रूव, हमारा करंट रेशो क्या हो जाएगा, इसमें इम्प्रूव हो जाएगा। डी भी हमारा डन। ई की बात करें, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। ठीक है जी, अब स्टॉक इन ट्रेड को हमको क्रेडिट पर परचेज करना है, तो क्रेडिट पर परचेज करेंगे तो मेरा लेता हूं मैं केस ई। ठीक है, तो वही रहेगा मेरा करंट रेशो 2 लाख अपॉन वॉट 1 लाख। ठीक है, अब ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट के ऊपर हम परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा। मान लीजिए 50,000 से मेरा स्टॉक बढ़ गया। ठीक है, और स्टॉक बढ़ेगा ऑन क्रेडिट है तो मेरे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर्स आर द पार्ट ऑफ ट्रेड पेबल्स विच इज द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, दोनों बढ़ जाएगा। तो 2 लाख प्लस 50 विल बिकम 2,50,000, 1 लाख प्लस 50 विल बिकम वॉट 1,50,000। तो ये हो जाएगा 25:15। ठीक है, तो हमारा ये बन जाएगा 1.67। नाउ दिस टाइम आवर करंट रेशो इज डिक्लाइनिंग। ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रीवियस उसकी कंपैरिजन में हमारा करंट रेशो डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक, रिसीवेबल जो क्रेडिटर को एंडोर्स किया था वो डिसऑनर हो गया। चले भाई कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको भी। अब इसका केस क्या है, एफ है ये, तो यहाँ लिखा मैंने केस एफ। ठीक है, तो केस एफ में करंट एसेट की वैल्यू में रखता हूँ 2 लाख रुपीज़, करंट लायबिलिटी की वैल्यू रखता हूँ 1 लाख रुपीज़। अब ये बोल रहा है बी आर डिसऑनर्ड हो गया। तो देखिए जब हमने बी आर को एंडोर्स किया था क्रेडिटर को, तो मेरे क्या हुआ था, ये रहा ये केस है, ये रहा इसमें। ठीक है ना, इस केस के अंदर क्या हुआ था, मेरा बिल्स रिसीवेबल भी कम हो गया था, ये मेरा बी आर कम हुआ था। ठीक है, और मेरे इधर से क्या कम हो गए थे, क्रेडिटर्स भी कम हो गए थे। अब ये डिसऑनर हो गया। डिसऑनर जब हो जाता है बिल्स रिसीवेबल तो पूरी कहानी वैसे ही उल्टी घूम जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, बी आर तो फिर से नहीं बढ़ता, क्रेडिटर फिर से बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर्स बोलेंगे भाई हमको तो हमारा पैसा दो। ठीक है, तो क्रेडिटर्स फिर से क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक, और साथ में क्रेडिटर्स, अच्छा बी आर तो कैंसिल हो चुका है, ख़त्म, हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिस पार्टी के नाम हमने बी आर बनाया था वो पार्टी से अब हमको फिर से पैसा लेना निकलेगा। तो बी आर कितने से बढ़ जाएगा हमारा 30,000, बी आर नहीं सॉरी डेटर्स बढ़ जाएंगे 30,000 रुपीज़ से। तो हमारी करंट एसेट भी बढ़ेगी और करंट लायबिलिटी भी अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। तो आंसर विल बिकम 2,30,000 अपॉन 1,30,000। तो 2,30,000 डिवाइडेड बाय 1,30,000 इज इक्वल्स टू 1.76। अगेन देर इज अ डिक्लाइन इन द करंट रेशो। हमारा करंट रेशो क्या हो जाएगा, इस केस में डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है जी, अब आए हम केस जी पर। केस जी बोल रहा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। तो देखिए स्टॉक इन ट्रेड को हमने कैश में परचेज किया है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मेरा केस जी। करंट असेट मेरी वही 2 लाख रुपीज़ की है, करंट लायबिलिटी मेरी 1 लाख रुपीज़ की है। अब यहाँ इसने बोला परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश, हमने कैश में परचेज किया है। तो स्टॉक इन ट्रेड जब हम परचेज करेंगे तो नेचुरली मेरी इन्वेंट्री बढ़ेगी। तो मैं लेता हूँ कोई 30,000 रुपीज़ ले लेता हूँ, तो मेरी इन्वेंट्री बढ़ गई। चलिए ये मैंने बढ़ाई, मेरी क्या इन्वेंट्री लिख देता हूँ ऊपर ताकि आपको समझ आ जाए। और हमने क्या किया है, पेमेंट इन कैश किया है, कैश पेमेंट किया है, तो मेरा कैश कम होगा। कैश इज ऑल्सो पार्ट ऑफ करंट एसेट, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है फाइन, तो मेरा अच्छा करंट लायबिलिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट इसका पड़ना नहीं है। 2 लाख प्लस 30 माइनस 30 विल बिकम 2 लाख, अगेन नलीफाई हो जाएगा इफेक्ट, और अपॉन में 1 लाख रहेगा। तो आंसर विल बी 2:1 मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन करंट रेशियो ड्यू टू दिस स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। ठीक है फाइन, केस जी के बाद नाउ वी विल मूव टू जी के बाद एच।
एच में बोलता है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बुक वैल्यू 54 रुपीज़ 45। ठीक है, चले देखें हम इसके अंदर। मैं पहले यहाँ लिखता हूँ इसका करंट रेशो, तो केस एच, ठीक है, कितनी करंट एसेट है मेरी 2 लाख रुपीज़ अपॉन क्या है मेरा वो करंट लाइबिलिटी 1 लाख। अब इसका ट्रांजेक्शन क्या बोला इसने, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जिसकी बुक वैल्यू 50 है 45 में बेच दी। ठीक है, बुक वैल्यू जिसकी 50,000 है उसकी सेल प्रोसीड्स है कितने में 45,000 रुपीज़ में। चलें अब हम देखें सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट बेचिए तो यहाँ तो फिक्स्ड एसेट का कोई काम ही नहीं है, न्यूमरेटर में करंट एसेट है, डिनोमिनेटर में करंट लाइबिलिटी है, तो फिक्स्ड एसेट के डिक्रीज होने से इस रेशो के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, नाइदर ऑन न्यूमरेटर नॉर ऑन डिनोमिनेटर। ठीक है साहब, बिल्कुल बढ़िया, कोई बात नहीं। अब लेकिन जब हमने इसको बेची तो इसमें कुछ मेंशन नहीं है कि कैश में सेल हुई है या क्रेडिट पर सेल हुई है, तो बाय डिफॉल्ट मैं मान लेता हूं कि स्पेसिफिक एसेट को मैंने कैश में सेल किया है, तो मेरी कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो बढ़ जाएगा। 50 की एसेट 45 पर बेची तो मेरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विल इंक्रीजेस बाय रुपीज वॉट 45,000। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ जाएगा और इसके ऊपर किसी और चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो आंसर विल बी वॉट 2,45,000 अपॉन 1 लाख। अब देखिए ये पहला ऐसा केस है जिसमें सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर नहीं होगा। एक्चुअली न्यूमरेटर बढ़ेगा तो मेरा रेशो जो होगा वो भी बढ़ जाएगा, इम्प्रूव, तो मेरा करंट रेशो विल वॉट इम्प्रूव। ठीक है, ये मेरा करंट रेशो इम्प्रूव हो जाएगा इन केस ऑफ केस एच। ठीक है, अब आइए सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बुक वैल्यू 54 रुपीज़ 60, सेम केस है, सेम टू सेम एच जी एच, ये आई केस है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, केस आई के अंदर मेरा करंट रेशो है 2 लाख और करंट लाइबिलिटी है कितनी 1 लाख। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि 50,000 की एसेट को 60 में बेचा, एसेट गई तो फिक्स एसेट का इम्पैक्ट तो उसके ऊपर पड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरा करंट रेशो की बात है, लेकिन कैश तो आएगा, कैश आएगा तो मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज हो जाएगा बाय रुपीज़ 60,000, नो इम्पैक्ट ऑन करंट लाइबिलिटी। तो ये बन जाएगा मेरा 2,60,000 अपॉन 1 लाख। भाई घूम फिर कर कुछ भी करें, आपके न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो आपका करंट रेशो विल इम्प्रूव, तो इस केस में भी मेरा करंट रेशो क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये हमारे केस ए से लेकर तो केस आई तक सारे केसेस कंप्लीट हो गए। आई होप आपको सबका एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा, उनके पीछे के रीजंस क्लियर होंगे, और अगर आपको ये क्लियर है और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो इस एक्सप्लेनेशन को, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज लेक्चर्स। थैंक यू।